अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत एक फ़र्म को रजिस्टर किस तरह से करवाया जाता है। जो रेलिवेंट प्रोविजन है इसकी 2000 सेक्शन 57 टू 69 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इससे पहले कि हम जो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको डिस्कस करें, सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी है कि क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म जो है इज़ दैट कंपलसरी। तो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म को कंपलसरी नहीं करता। इट डज़ नॉट नेसेसरीली रिक्वायर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म बाय द पार्टनर्स। लेकिन अगर आप एक फ़र्म को रजिस्टर नहीं करवाते और एक अनरजिस्टर्ड फर्म के तरीके से बिज़नेस करते हैं तो कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं अनरजिस्टर्ड फर्म के कि जिसकी वजह से पार्टनर्स को इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो लिहाजा पार्टनरशिप एक्ट बिजनेस बाय वे ऑफ पार्टनरशिप फर्म बार नहीं करता if it is not a registered business, if it is not registered in the form of firm, it is not barred under Partnership Act 1932। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि जो उस अनरजिस्टर्ड फर्म को और उसके पार्टनर्स को फेस करना पड़ेंगे। अगर वो उनके लिए रेडी हैं, अगर वो उन डिसएडवांटेजेस को अंडरगो कर सकते हैं तो ऐसी सूरत में वो अनरजिस्टर्ड मैनर में बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर उसके जो रिप्रिकॉशंस हैं दे आर नॉट रेडी टू फेस देम, तो ऐसी सूरत में उनको अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसके बीच में सबसे पहले आता है सेक्शन 57। सेक्शन 57 जो है वो दैट एक्चुअली रिलेट्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो है वो अपॉइंट किया जाता है। तो सेक्शन 57 वो कहता है कि गवर्नमेंट में अपॉइंट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एंड मे डिफाइन द एरियाज विद इन विच दे शैल एक्सरसाइज देयर पावर। गवर्नमेंट उनकी टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन को जो है वो डिफ़ाइन करेगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये जो रजिस्ट्रार फर्म्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। उनकी जो टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन होती है बेसिकली वो उनका डिस्ट्रिक्ट होता है, और उस डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो भी फर्म रजिस्टर होना होती है वो उस रजिस्ट्रार फर्म्स के पास अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सबमिट करती है और अपनी फ़र्म की रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे वो सीख करते हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है उसके कंटेंट्स क्या होने चाहिए, कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के साथ में होना जिनका ज़रूरी है। सबसे पहले आता है फर्म नेम। फ़र्म का नाम जो है वो मेंशन होना चाहिए उस एप्लीकेशन के बीच में या उस पार्टनरशिप डीड के बीच में जो कि पार्टनर्स के माबैन एग्जीक्यूट की गई है। वो वाला नाम जिसके तहत वो अपना बिज़नेस कैरी ऑन करना चाहते हैं विच इज़ कॉल्ड एज फर्म नेम। फर्म को जो नाम दिया गया है उसका मेंशन होना ज़रूरी है। देन प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस ऑफ द फर्म का जहाँ पे ऑफिस होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस। जहाँ जिस जगह पे फर्म अपना बिज़नेस जो है वो कैरी ऑन करेगी उसका जो एड्रेस है वो मेंशन होना चाहिए। और अगर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस के अलावा कुछ और प्लेसेस भी हैं जहाँ पे फर्म अपना बिज़नेस कैरी ऑन करना चाहती है तो उन प्लेसेस का एड्रेस जो है वो भी मेंशन करना ज़रूरी है। देन द नेम्स ऑफ एनी अदर प्लेसेस द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस एंड देन द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म। अगर पार्टनर्स की डेट ऑफ ज्वाइनिंग द फर्म जो डिफरेंट है फ्रॉम वन एंड अदर, तो ऐसी सूरत में हर पार्टनर की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो सेपरेटली मेंशन की जाएगी। ये हो सकता है ऐसे कि दो पार्टनर्स मिलके जो है पहले फर्म को स्टार्ट कर लें और उसके बाद कुछ और पार्टनर्स जो है सब्सिक्वेंटली उस फर्म को ज्वाइन करें। तो अगर ऐसा है कि दो पार्टनर्स ने पहले एक फ़र्म को बनाया है, बाद में बाकी पार्टनर्स ने ज्वाइन किया है, तो हर पार्टनर की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो मेंशन की जाएगी। और अगर सब ने एक ही डेट पे ज्वाइन किया है तो जो सेम डेट है सबके लिए वो मेंशन की जाएगी पार्टनरशिप डेट के बीच में और एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के बीच में। द नेम्स इन फुल एंड परमानेंट एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स के फुल नेम्स मेंशनड होने चाहिए और उनके परमानेंट एड्रेसेस, उनके जो रेजिडेंशियल एड्रेसेस हैं वो परमानेंट एड्रेसेस जो हैं उनके वो मेंशनड होने चाहिए। द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म कितने मुद्दत के लिए बनाई जा रही है, यानी फर्म जो है वेदर इट इज़ अ फर्म एट विल, duration of the firm is at will or it is for a specific purpose or it is for particular time period। जो 3 टाइप्स ऑफ फर्म हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं।
उनमें से जौन सी भी टाइप ऑफ फर्म ये बनाई जा रही है उसको मेंशन करना जो है वो ज़रूरी है। साइनिंग ऑफ एप्लीकेशन, स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय द एजेंट्स स्पेशली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। जो स्टेटमेंट है, वो जो एप्लीकेशन है, वो सारे के सारे पार्टनर्स उसको साइन करेंगे, और अगर किसी ने अपने किसी एजेंट को ऑथोराइज़ किया है उस फर्म को के डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए, तो उसका जो एजेंट है वो उसको साइन करेगा। ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट शैल आल्सो वेरीफाई इट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, और उसकी वेरिफिकेशन भी होगी उन कंटेंट्स की, उसको साइन किया जाएगा और उनको वेरीफाई किया जाएगा कि ये जो सारे के सारे कंटेंट्स हैं ये करेक्ट हैं और इनके बीच में किसी भी किस्म की कोई मिस स्टेटमेंट जो है वो नहीं की गई है। देन सेक्शन 58 के बीच में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि फ़र्म के नाम के ऊपर प्लेस की गई हैं, कि कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आप फ़र्म को नहीं दे सकते, सच एज वर्ड गवर्नमेंट। आप अपनी फ़र्म के नाम के बीच में गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्ड जिना वर्ड यू कैन नॉट यूज़, कायदे आज़म नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। यूनाइटेड नेशंस का वर्ड आप ये इसके एब्रीवेशंस आप यूज़ नहीं कर सकते। वर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आप जो नाम है ये आप यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा एनी अदर नेम प्रोहिबिटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और इसके अलावा कोई भी और ऐसा नाम जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अगर उसको मना कर रखा है तो वो वाला नाम जो है वो आप फर्म के नाम के बीच में इस्तेमाल नहीं कर सकते। Registration when final, section 59 lays down that registration of firm takes place when the registrar sees that all the particulars required by section 58 are furnished and the provisions of that section are in all respect complied with. The registrar then makes an entry of the statement received in the registrar of firms. जैसे ही सारे के सारे particulars जो section 58 के बीच में दिए गए हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद और रजिस्ट्रार उनसे सेटिस्फाई हो जाता है कि सारे के सारे जो पर्टिकुलर्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो रजिस्ट्रार उसके बाद जो है फ़र्म की रजिस्ट्रेशन को फ़ाइनल कर देता है और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो जारी कर देता है इन द नेम ऑफ द फर्म। देन सेक्शन 60 से लेकर 63 के बीच में प्रोवाइड किया गया है सब्सिक्वेंट एंट्रीज़ इन द रिकॉर्ड ऑफ रजिस्टर, कि अगर फर्म की बनाने के बाद में उसके कुछ मॉडिफिकेशंस आती हैं, कुछ ऑल्ट्रेशंस आती हैं फर्म के नाम के बीच में या उसके प्लेस ऑफ बिज़नेस के बीच में, या उसकी जो ब्रांचेस हैं जो कोई नई ब्रांचेस ओपन की जा रही हैं या कोई ब्रांचेस को क्लोज़ किया जा रहा है, या पार्टनर्स के जो एड्रेस हैं जो उन्होंने अपने परमानेंट एड्रेसेस प्रोवाइड किए गए उनके बीच में अगर किसी किस्म की कोई तब्दीली है, तो ये जितनी भी सब्सिक्वेंट चेंजेस हैं ये रजिस्ट्रार को इंटीमेट की जाती हैं और रजिस्ट्रार उनको टाइम टू टाइम उनको जो है वो नोट करता रहता है। जैसे उनको रजिस्ट्रार को इंटीमेशंस दिए जाते हैं वैसे वैसे रजिस्ट्रार अपने रिकॉर्ड को अपडेट करता रहता है। और ये मेंशन करता चलूँ कि ये इंटीमेशंस देना बहुत ज़रूरी होता है जितने भी चेंजेस आएँ, क्योंकि अगर कोई चेंज पार्टनरशिप फर्म के बिज़नेस के बीच में या उसके प्लेस ऑफ बिज़नेस या किसी भी और चीज़ के बीच में कोई चेंज आया है और उसको नोटिफाई नहीं करवाया गया टू द रजिस्ट्रार, तो कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म और डिस्प्यूट ऑफ द फर्म विद द थर्ड पार्टीज़, तो वहाँ पे अगर रिकॉर्ड मंगवाने की ज़रूरत पड़ती है, फर्म का जो रिकॉर्ड है विद द रजिस्ट्रार ऑफिस अगर उसको मंगवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो कोर्ट जो है वो उस वाले रिकॉर्ड के ऊपर रिलाई करेगी जो रजिस्ट्रार के पास अवेलेबल है। जो इंटरनल चेंजेस आप खुद से कर चुके हैं लेकिन आपने उनको नोटिफाई नहीं करवाया रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, फर्म जो कोर्ट है वो उन चेंजेस को एक्नॉलेज नहीं करेगी, उन चेंजेस को एडमिट जो है वो नहीं देखेगी, वो सिर्फ उस रिकॉर्ड को देखेगी जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से जो है उसके सामने पेश किया गया। देन कम्स अफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। वेल, अब हम आते हैं उस अफेक्ट की तरफ कि अगर एक फ़र्म जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन पार्टनर्स जो है एक अनरजिस्टर्ड फर्म के तौर पे अपने बिज़नेस को कैरी ऑन कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत के बीच में उसका अफेक्ट क्या है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं जो कि एक अनरजिस्टर्ड फर्म को या उसके पार्टनर्स को फेस करना पड़ सकते हैं। तो इसको सेक्शन 69 जो है उसने इसको दो तरह से कैटेगराइज किया है। एक है फर्म विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड विल बी अनएबल टू इन्फोर्स इट्स क्लेम्स अगेंस्ट थर्ड पार्टीज़, थर्ड पार्टीज़ के अगेंस्ट में अपने क्लेम्स को इन्फोर्स नहीं कर सकती वो वाली फर्म जो कि अनरजिस्टर्ड है। और दूसरा है
any partner which is not registered will be unable to enforce his claim against fellow partners. अगर पार्टनर्स का आपस के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो वो वाला डिस्प्यूट जो है वो भी अदालत के बीच में नहीं ले जाया जा सकेगा। उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए, उसका मेरिट्स के ऊपर फैसला लेने के लिए उसको भी अदालत के बीच में जो है नहीं ले जाया जा सकता। तो दो तरह के डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर वन, थर्ड पार्टीज़ के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं उसमें जो फर्म है या उसके पार्टनर्स जो हैं वो अदालत का रुख नहीं कर सकते। दे कैन नॉट रिकोर्स द सिविल कोर्ट फॉर सीकिंग रेजोल्यूशन ऑफ दोज डिस्प्यूट्स और डिसीजन ऑफ दोज डिस्प्यूट्स ऑन मेरिट्स। और सेकेंडली, अगर पार्टनर्स का आपस में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो वो आपस में भी उस डिस्प्यूट को लेके अदालत में नहीं जा सकते अगर ये फर्म जो है वो अनरजिस्टर्ड है। तो ये दो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। पहले हम थोड़ा सा तफसील से बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16(1) कि जो पार्टनर्स का आपस में जो डिस्प्यूट है विद को पार्टनर अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड एंड द नेम ऑफ द पार्टनर शोइंग अपीयर्स इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स एज पार्टनर इन द फर्म। इसमें इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट तो यह है कि फर्म इटसेल्फ ही रजिस्टर्ड नहीं है। अगर फर्म इटसेल्फ ही रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसी सूरत के बीच में तो पार्टनर्स आपस में जो उनका डिस्प्यूट अराइज हुआ है वो उसको बिल्कुल भी अदालत के बीच में नहीं लेके जा सकते। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो ये कि फ़र्म तो रजिस्टर्ड है लेकिन एक पार्टनर जिसने सब्सिक्वेंटली ज्वाइन किया था उसका नाम रजिस्टर ऑफ पार्टनर्स के बीच में जो है वो मेंशन नहीं हो रहा। जो अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि जो चेंज बाद में आया विद रिगार्ड टू द एडिशन ऑफ अ पार्टनर इनटू द फर्म, वो नोटिफाई नहीं करवाया गया टू द रजिस्ट्रार फर्म्स। तो ऐसी सूरत के बीच में वो जो अनरजिस्टर्ड पार्टनर है वो अपना क्लेम जो है फर्म के अगेंस्ट में या बाकी पार्टनर्स के अगेंस्ट में लेकर अदालत में नहीं आ सकता। तो लिहाजा फर्म का रजिस्टर होना भी ज़रूरी है और उसके बीच में जितने पार्टनर्स हैं उनका फर्म के रिकॉर्ड के बीच में रिफ्लेक्ट होना जो है वो भी ज़रूरी है। Prohibition how can be avoided? The difficulty caused by this rule may be got over by getting registration of the firm affected at any time before the suit is filed. हाँ, अगर पार्टनर्स के दरमियान में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, उनके माबैन कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है और वो वाकई उसका एक डिसीजन ऑन मेरिट्स लेना चाहते हैं, ऑल ऑफ द पार्टनर्स आर विलिंग टू टेक डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑन मेरिट्स ऑफ द डिस्प्यूट। तो ऐसी सूरत के बीच में उनके पास एक रास्ता होता है, वो ये कि वो बिफोर दे गो टू द कोर्ट दे कैन सीक द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म आफ्टर अराइजिंग ऑफ डिस्प्यूट, बट बिफोर गोइंग टू द कोर्ट दे कैन रजिस्टर देयर फर्म। अगर वो इस स्टेज के ऊपर भी आके फर्म को रजिस्टर करवा लें तो दे कैन रिकोर्स द सिविल कोर्ट। ऐसी सूरत में भी वो अदालत का रुख जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उस स्टेज पे मुमकिन नहीं होता क्योंकि अगर पार्टनर्स के माबैन कोई डिस्प्यूट अराइज हो चुका है तो ऐसी सूरत में बहुत इट्स वेरी अनलाइकली फॉर द पार्टनर्स टू कोऑपरेट विद ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। तो ऐसी सूरत में अगर रजिस्ट्रेशन इस स्टेज में मुमकिन नहीं होती है तो फिर उनको डिसएडवांटेज ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो फेस करना उनके लिए दे विल हैव टू फेस दोज कॉन्सिक्वेंसेज। उसके बाद आता है नॉन रजिस्ट्रेशन क्लेम्स अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। जो अनरजिस्टर्ड फर्म है वो थर्ड पार्टीज़ के अगेंस्ट में क्लेम जो है वो नहीं कर सकती है ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। अगर कोई भी क्लेम अगेंस्ट थर्ड पार्टी आता है, कोई डेट है या कोई और क्लेम है, तो एक अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में क्लेम जो है वो फाइल नहीं कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा एक डिसेबिलिटी है, बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फॉर एन अनरजिस्टर्ड फर्म। उसके बरक्स जो थर्ड पार्टीज़ हैं वो ज़रूर उस फर्म के अगेंस्ट में क्लेम फाइल कर सकती हैं, चाहे फर्म रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। ये थर्ड पार्टीज़ के राइट्स को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करता। थर्ड पार्टीज़ का अगर कोई क्लेम है अगेंस्ट दैट फर्म, थर्ड पार्टीज़ कैन डेफिनेटली ब्रिंग देयर क्लेम बिफोर द कोर्ट seeking a remedy, an appropriate remedy over that subject matter. तो फर्म जो है वो थर्ड पार्टीज़ के अगेंस्ट में क्लेम फाइल नहीं कर सकती, लेकिन थर्ड पार्टीज़ का राइट जो है उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई एम्बार्गो नहीं है कि वो फर्म के अगेंस्ट में अदालत को रजू नहीं कर सकते। उसके बाद एट द एंड कुछ एक्सेप्शंस हैं फॉर एन अनरजिस्टर्ड फर्म के। कुछ ऐसे
मैटर्स हैं कि जहाँ पे एक अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो अदालत का रुख कर सकती है, और वहाँ पे कानून उनको इजाज़त देता है कि इवन एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन रिकोर्स द कोर्ट। सबसे पहले आता है सूट फॉर डिसोल्यूशन। अगर पार्टनर्स उस फर्म को डिज़ोल्व करना चाहते हैं और वो म्यूचुअली दे आर नॉट बीइंग एबल टू रीच अ मैकेनिज्म फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो वो अदालत का रुख जो है कर सकते हैं फॉर सीकिंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो एक अनरजिस्टर्ड फर्म की जो डिसोल्यूशन है वो अदालत के ज़रिए से करवाई जा सकती है। फिर आता है सूट फॉर अकाउंट्स ऑफ अ डिज़ोल्व्ड फर्म। एक फर्म ऑलरेडी डिज़ोल्व हो चुकी है, उसका जो सूट फॉर अकाउंट्स है वो अदालत के बीच में फ़ाइल किया जा सकता है। पार्टनर्स चाहते हैं कि उस फर्म के जो अकाउंट्स थे उनका एक जो ट्रांसपेरेंट एक पिक्चर है वो उनके सामने आ जाए, और जो भी उसके बीच में वो एक रिलीफ सीख करना चाहते हैं विद रिगार्ड टू द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, वो उस रिलीफ को जो है वो हासिल कर सकते हैं थ्रू द कोर्ट। हम सूट टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द डिज़ोल्व फर्म। एक जो फर्म ऑलरेडी डिज़ोल्व हो चुकी हुई है उसकी प्रॉपर्टी को रियलाइज़ करने के लिए, यानी उसकी प्रॉपर्टी जो है इन द फॉर्म ऑफ डेट और इन एनी अदर मैनर वो थर्ड पार्टीज़ के पास मौजूद है, और उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए जो एक सूट है वो फाइल किया जा सकता है कोर्ट के बीच में। वेल दैट्स एंड ऑफ टुडेज़ टॉपिक। अगर इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के बीच में ज़रूर पूछिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।